तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इन सारे जो सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन आए हैं उसको कंपाइल करते हुए राज्यपाल को पुनः बताना चाहिए, इस बात पर ध्यान केंद्रित कराना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि आप जो है हमें ये आरक्षण का अधिकार दे दीजिए। आरक्षण तो एक संवैधानिक व्यवस्था है और आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है। जिसके पास अवसर नहीं है और उसके लिए एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता बनाया जाता है आरक्षण के माध्यम से कि उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उस तरीके से नहीं है, राजनीतिक परिस्थितियां उस तरीके से नहीं रही है, तो उनको एक थोड़ा आरक्षण दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि किसी वर्ग के हक अधिकार के लिए उसको जितने प्रतिशत आरक्षण किसी सरकार दे रही है, कोई लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार दे रही है, और आप एक बात गौर करते होंगे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हो या तमाम तरह के वो आंकड़े जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुआ, तो उन आंकड़ों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार चुनी गई लोकतांत्रिक तौर पर और उसने एक विधेयक बनाया कि भाई हम इतना इतना परसेंट दे रहे हैं आरक्षण, इसको लागू करिए। नहीं, उसके पीछे कुछ आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों को ऑथेंटिसिटी होती है चुनी हुई सरकार के द्वारा। तो चुनी हुई सरकार की जो संस्था है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट बनाया और फिर वो अपना वो विधेयक को लागू करवाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो रास्ता क्लियर हो गया। इस देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ेगी कि अब इसके आगे क्या, आरक्षण विरोधी लोग जो आरक्षण को इस देश में लागू होने से रोकना चाहते हैं, आप देखिए कितना बड़ा साजिश होता है झारखंड के अंदर। अभी आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं झारखंड के अंदर लोग कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। भैया, झारखंड में आरक्षण को किस तरीके से मारा गया मैं बताता हूं। झारखंड में ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा। बड़ा मुद्दा इसलिए कि संयुक्त बिहार में झारखंड के हिस्से में जो ओबीसी जातियां थी उन्हें 27% का आरक्षण मिलता था। लेकिन जैसे ही झारखंड का गठन हुआ, बाबूलाल सुबह झारखंड के पहले सीएम बने, ओबीसी आरक्षण पर कैंची चल गई। 27% आरक्षण के बदले वर्ष 2000 से अब तक ओबीसी जातियों को 14% आरक्षण मिलता रहा है। हाल के दिनों में हेमंत सरकार ने इस ओबीसी आरक्षण को बढ़ाते हुए 27% करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद झारखंड में रिजर्वेशन जो बढ़ते हुए रिजर्वेशन का जो अपर लिमिट है वो 77% हो गया। हेमंत सरकार की इस कोशिश को भी नाकामयाब कर दिया गया। राज्यपाल ने इस मामले में अड़ंगा डालते हुए स्पष्ट किया कि इंदिरा साहनी मामले में जिस प्रकार 50% रिजर्वेशन का अपर लिमिट तय किया गया है, यदि किसी भी राज्य सरकार का अपर लिमिट 50% से ऊपर जाता है तो असंवैधानिक है और इसके बाद यह मामला पेंडिंग में चला गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने झारखंड को एक राह दिखाई और सिर्फ झारखंड ही नहीं, इसी तरह के हालात आप बिहार में भी देख सकते हैं। बिहार में भी आरक्षण का जो अपर लिमिट है और 75% किया गया था, उसे भी न्यायपालिका ने रोक लगा दी थी। लेकिन जिस प्रकार अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद झारखंड के ओबीसी समुदाय को एक आशा की किरण दिखती नजर आ रही है। तो क्या है वो फैसला और क्यों झारखंड के ओबीसी को अब 27% आरक्षण मिलना तय माना जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ है संजय मेहता जी। संजय मेहता जी, मध्य प्रदेश के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण के मामले में, यह झारखंड के लिए कितना संतोषजनक है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो संविधान की बात करते हैं हम लोग, तो संविधान हमें राइट टू इक्वलिटी देता है और संविधान ये भी कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए समान परिस्थितियां लागू होंगी। तो अगर 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में अब लागू हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो 27% आरक्षण है वो
गलत नहीं है, वो लागू हो सकता है। तो इसको इस परिदृश्य में देखिए कि ठीक हमारे पड़ोसी राज्य में 75% का आरक्षण लागू हुआ। झारखंड की हेमंत सोरेन जी की सरकार ने विधेयक बनाया था। जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी थे तो उन्होंने कहा था कि 77% आरक्षण को हम लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसी उनकी टिप्पणी थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये बात को कह रही है कि नहीं, ये आरक्षण लागू हो सकता है, दो बात इसको समझिए। पहली बात तो ये कि मंडल कमीशन की सिफारिश भी ये कहती थी कि 27% तो कमोबेश इस देश में ओबीसी को आरक्षण मिलना ही चाहिए। लेकिन उस वक्त जब हुआ था सर्वे 1978 से 1990 के बीच जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी तो 53% आबादी की बात कही गई थी। तो जो हम लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इन सारे जो सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन आए हैं उसको कंपाइल करते हुए राज्यपाल को पुनः बताना चाहिए, इस बात पर ध्यान केंद्रित कराना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि आप जो है हमें ये आरक्षण का अधिकार दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है ये करना चाहिए। हेमंत सरकार एक कोशिश तो और कर सकती है ना कि इस बार एक नए सिरे से विधेयक को पारित करते हुए एक विशेष सत्र बुला करके और उस विधेयक को पारित करते हुए राज्यपाल को भेज सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हालिया दिनों में तमिलनाडु के मामले में भी आपने एक फैसला देखा होगा। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में कहा कि राज्यपाल महोदय, अगर कोई सरकार अगर विधेयक बना करके राज्यपाल महोदय पास भेज रही और राज्यपाल महोदय ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो राज्यपाल चूंकि संवैधानिक प्रधान राज्य के अंदर हैं, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके पास पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो नहीं है कि आपके पास विधेयक आया और आपने अनिश्चित काल के लिए रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप अब दूसरी बार अगर वो विधेयक आपके पास पहुंच रहा है तब तो आपको किसी भी रूप में उस पर निर्णय कुछ लेना है। या तो आप कहिए कि इसमें सुधार करिए, या तो आप कहिए उसको राष्ट्रपति के पास भेजिए, या अपना कोई कमेंट्स दीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो विधेयक पूरी तरीके से बदल करके आ गया है तब परिस्थितियां अलग है, लेकिन अगर मूल उसका परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपको जो है उसको मानना पड़ेगा। तो अगर इन परिस्थितियों में चूंकि वो विधेयक राज्यपाल के पास झारखंड में जा चुका है 77% रिजर्वेशन का, और उस वक्त इस तरीके का कमेंट्स आया था, तो आप सही कह रहे हैं कि अगर सरकार को एक विशेष सत्र बुला लेती है और इसको पास कर देती है और उस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिया है कि 27% का आरक्षण लागू हो सकता है, उसको कोट करते हुए सरकार कंपाइल करके दे दे कि आप इसको लागू करिए, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। एक बात जो सामने आती है कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। इंदिरा साहनी मामले में इक्वलिटी फॉर जस्टिस नाम की संस्था गई थी, और यही संस्था है जो बार बार आरक्षण के खिलाफ में कोर्ट जाती रही है। जी। तो लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक नहीं है। देखिए, आरक्षण तो एक संवैधानिक व्यवस्था है और आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है। जिसके पास अवसर नहीं है और उसके लिए एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता बनाया जाता है आरक्षण के माध्यम से कि उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उस तरीके से नहीं है, राजनीतिक परिस्थितियां उस तरीके से नहीं रही है, तो उनको एक थोड़ा आरक्षण दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि किसी वर्ग के हक अधिकार के लिए उसको जितने प्रतिशत आरक्षण किसी सरकार दे रही है, कोई लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार दे रही है, और आप एक बात गौर करते होंगे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हो या तमाम तरह के वो आंकड़े, जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुआ, तो उन आंकड़ों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार चुनी गई लोकतांत्रिक तौर पर और उसने एक विधेयक बनाया कि भाई हम इतना इतना % दे रहे हैं आरक्षण, इसको लागू करिए। नहीं, उसके पीछे कुछ आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों को ऑथेंटिसिटी होती है चुनी हुई सरकार के द्वारा। तो चुनी हुई सरकार की जो संस्था है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट बनाया और फिर वो अपना वो विधेयक को लागू करवाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो रास्ता क्लियर हो गया। इस देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ेगी अब कि अब इसके आगे क्या आरक्षण विरोधी लोग
जो आरक्षण को इस देश में लागू होने से रोकना चाहते हैं, उनका दावा है कि आरक्षण जो है समाज में असमानता पैदा करेगी, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि आरक्षण समाज में समानता पैदा करेगी, क्योंकि समाज का एक हिस्सा बहुत आगे और एक हिस्सा काफी नीचे है, और यदि दोनों के समान कंपटीशन में लिया जाए, समान रेस में दौड़ाया जाए, तो जो मजबूत है आगे निकल जाएगा। इसी इक्वल सोसाइटी के निर्माण के लिए तो रिजर्वेशन लाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि क्यों नहीं होगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक एग्जाम्पल को समझिए, मैं झारखंड का ही एक एग्जाम्पल लेता हूं। झारखंड के अगर संथाल इलाकों में आप देखिए, या झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में आप ट्राइब्स को देखिए। पश्चिमी सिंहभूम में मूलतः हो ट्राइब्स है। अब यूपीएससी एक कंपटीशन निकालती है कि आपको परीक्षा में ये सम्मिलित होना इस पद के लिए। एक दिल्ली में कोई बच्चा पढ़ रहा है जाकर के, किसी लोरेटो कॉन्वेंट में कहीं भी पढ़ रहा है जाकर के, और एक बच्चा सारंडा के जंगलों में पढ़ रहा है, और उसी इलाके से कोई ग्रेजुएशन करता है और एक दिल्ली से ग्रेजुएशन करता है, और वो एक सामान्य वर्ग का बच्चा है और वो एक हो ट्राइब का बच्चा है। अब दोनों यूपीएससी लिखने जाएंगे, किसकी स्थिति मजबूत होगी? तो जब इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां इतनी कमजोर हैं, तो इसको आरक्षण देकर के अगर आगे बढ़ाया जा रहा है तो बुरा क्या है? उसको एक अवसर मिला ना, तो उसको इसलिए आरक्षण दिया गया क्योंकि उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बहुत हाशिए पर है। अगर उसको आरक्षण देकर के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो तो आजीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसका प्रभाव हुआ है कि आज कई लोग नौकरियों में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आरक्षण को इस देश में कोई नहीं छीन सकता है। आरक्षण इस देश में हजारों साल तक अभी लागू रहेगा और कोई आरक्षण की इस व्यवस्था को छू भी नहीं सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का ये मूल स्वरूप है। और जब भी हम लोग समानता की बात करते हैं, आप देखिए कितना बड़ा साजिश होता है झारखंड के अंदर। अभी आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं झारखंड के अंदर लोग कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। भैया, झारखंड में आरक्षण को किस तरीके से मारा गया मैं बताता हूं। अब किसी विभाग में एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि वहां पर 20 ऐसे स्टाफ चाहिए थे जो ऑफिस का वर्क करते हैं। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होता, कोई टाइपिस्ट होता, कोई वहां पर कुछ मीडिया का प्रेस रिलीज लिख रहा होता। तो सरकार इसको डायरेक्ट रिक्रूट करती, उसमें पूरा आरक्षण का रोस्टर पालन होता। सरकारें क्या चालाकी कर रही इस आरक्षण को खत्म करने के बाद? एक बड़ी चुनौती, आरक्षण लागू होने के बाद एक बड़ी चुनौती बता रहा हूं कि सरकार ने क्या किया कि अगर सरकार का ग्रामीण विकास विभाग है तो ग्रामीण विकास विभाग ने एक टेंडर निकाला कि हमें 20 लोगों की जरूरत है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की, एक टाइपिस्ट की, एक अकाउंटेंट की, और इसके लिए हमें एक कंपनी चाहिए जो ये 20 लोग मुझे बल्क में दे दे, और इन 20 लोगों पर हम इतना रुपया खर्च करेंगे, सो ये पैसा हम सीधे कंपनी को देंगे। तो एक कोई कंपनी आई एबीसीडी करके, उस कंपनी को अब 1 करोड़ रुपया महीना जाएगा। भैया, ये 20 स्टाफ को हम अपने ऑफिस में अब काम कराएंगे। काम कर रहा है वो सरकार का, गोपनीयता भंग हो रही है सरकार की। अब हम किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं और हम सरकार का कर्मचारी नहीं है, हम किसी आउटसोर्स की एजेंसी का कर्मचारी हैं। तो एक पूरे सरकार की कितनी बड़ी गोपनीयता भंग हो रही है। कल के तारीख में वो कहीं भी भाग सकता है, कुछ भी लेकर के चला जा सकता है। मैं अपने थोड़ा सा तो ऐसे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आउटसोर्स करने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सही रास्ते पर है। अभी अब चल जाइए राज्यपाल भवन के सामने जी। महाविद्यालय के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, जो संविदा पर कार्यरत हैं, वे धरनारत हैं। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। उनका दावा है कि 12 वर्षों से 10 से 12 वर्षों से वे 8,000 की नौकरी पर कर रहे हैं। शुरुआत उनकी हुई थी 2100 रुपये से। 2100 रुपये से काम करते करते हुए 12,000 रुपये तक पहुंचे हैं। अब जो नई सूचना आई है, VC ने वहां एक लेटर निकाल दिया है, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और उसके बदले में प्लेसमेंट एजेंसी से भर्तियां शुरू हो गई है। अच्छा, उन लड़कों का दावा है कि हम जितने 500 के करीबन होंगे कर्मी होंगे, इसमें यूनिवर्सिटी के स्टाफ, हाँ 90% झारखंड के 1932 के खतियानी है। कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टाफ है? ये सारे यूनिवर्सिटियों के स्टाफ है। अच्छा।
देखिए ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। आप इस बात को समझिए, सरकार अगर चल रही है तो क्या सरकार भाड़े पर चलेगी? क्या सरकार किसी एजेंसी की भरोसे रहेगी कि आप खुद से आत्मनिर्भर बनेंगे? अगर एक चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकारों के विभाग में आउटसोर्स किए हुए एजेंसियों का इतना बड़ा अगर बोलबाला रहेगा, आपने सुना होगा कि झारखंड में जो 4,88,000 सृजित पद थे, जिसमें 2,88,000 पद खाली हैं। उन 2,88,000 पद में अभी एक आंकड़ा आया कि सरकार के लगभग 1.25 लाख पद गायब हो गए। वो रिक्तियां खुद से भर दी गई किसी तरीके से। वो कैसी भरी गई? आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, जो एक आंकड़ा आया था बीच में। तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है तो सरकार उसको रिक्रूट करे, विभाग रिक्रूट करेगा। उसके लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके माध्यम से आप परीक्षा लेकर के रिक्रूट करिए। ये क्या तरीका है कि आप ठेकेदारी प्रथा ला रहे हैं? ना वहां आरक्षण रोस्टर पालन होगा, ना वहां काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे, ना किसी का वहां पर भविष्य निधि का किसी तरीके से अच्छा सा फॉर्म भरा जाएगा। मेरा कहना यह है कि आप एक तरीके से शोषण कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कम पारिश्रमिक पर ज्यादा हम वहां पर लोगों को श्रम कराएं। तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ते में भी खर्चा उतना ही है। बस फर्क ये है कि जो पैसा सीधे तौर पर कर्मचारियों को नियुक्त होने पर मिलता, वो ठेकेदारी प्रथा के कारण नौकरशाहों में और ठेकेदारों के बीच बंट जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये ठेकेदारी प्रथा के कारण नौकरशाह मालामाल हो रहे हैं, कंपनी मालामाल हो रही है, और जो जॉब करने वाले लोग हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं। किसी की सैलरी जहां पर 50,000 40,000 होनी चाहिए, उसको मिल रहा है 15,000। तो वो जो कट ऑफ हुआ और ठेकेदारी के रूप में गया, वो हिस्सेदारी चला गया आपको नौकरशाहों के पास, वो हिस्सेदारी चला गया आपको ठेकेदारों के पास। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इससे मुझे लगता है कि अगर आरक्षण लागू भी हो जाएगा तो पिछले दरवाजे से इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। तो इन पर काम करने की जरूरत है। नहीं, उन लड़कों की बात सुन के आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से या 12 वर्षों से वे 7,000 और 8,000 पे काम कर रहे हैं, बावजूद इंसेंटिव नहीं। सोचिए कितने पीएफ नहीं है। सरकार कहते हैं कि निजी कंपनियों में आरक्षण होगा, निजी कंपनियों को पीएफ देना पड़ेगा। जब सरकार अपने संविदा कर्मियों को पीएफ नहीं दे रही है तो निजी कंपनियों पे कैसे दबाव बनाएगी कि आप पीएफ दे दीजिए? तो ये तो मोरल ग्राउंड होगा ही नहीं सरकार के पास। लेकिन एक हम फिर आते हैं उसी मुद्दे पर, जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार के पास 2 विकल्प है। एक विकल्प तो है कि वह विधानसभा सत्र को एक बार फिर से आहूत कर इस मामले को राज्यपाल के पास भेज सकती है। दूसरा मामला विकल्प है कि वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है ना। लेकिन और जैसा कि मैंने शुरुआती दौर अपने कहा कि यह बाबूलाल मरांडी के जमाने में जब बाबूलाल सीएम थे तो पिछड़ों का आरक्षण पर कैंची चली थी। उस समय आंसू भी बाबूलाल के साथ थी और उसी दरमियान कैंची चली थी। तो क्या आज आंसू अपने स्टैंड में बदलाव लाएगी? नहीं, हम लोग ओबीसी आरक्षण के साथ हैं। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए झारखंड में कमोबेश। इसके साथ हम लोग खड़े हैं और आरक्षण की व्यवस्था जितनी ज्यादा बढ़ेगी, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा सामाजिक तौर पर समानता आएगी। तो हम लोग इसलिए मैं ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष का आरोप है कि जब भी वो पिछड़ों का आरक्षण या वंचित वर्ग को आरक्षण देने की कोशिश करते हैं, भाजपा के लोग कोर्ट चले जाते हैं और उनका दावा है कि इक्वालिटी फॉर जस्टिस का जो संगठन है यह भी दरअसल भाजपा का ही ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक निर्णयों के लिए आजसू पार्टी उत्तरदायी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उसके लिए हम लोग उत्तरदायी नहीं है। वो हमारे राजनीतिक मित्र हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ओबीसी आरक्षण के साथ खड़े हैं। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके साथ हम लोग खड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के आलोक में झारखंड में भी आरक्षण की व्यवस्था 77% जो है वो लागू हो जाना चाहिए। इस बात की मैं वकालत करता हूँ। बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ संजय मेहता जी, जिनका साफ मानना है कि आजसू पिछड़ों के 27% आरक्षण के साथ खड़ी है। चाहे तो हेमंत सरकार इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करें या
यह मामला कोर्ट में ले जाएं। आजसू कम से कम इस मुद्दे पर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के साथ न जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।